अनचाहे बालों से कैसे निजात पाया जाए, अनवांटेड हेयर कैसे रिमूव करे जाए। तो पहले तो ये समझना है कि नॉर्मल हेयर क्या है और एबनॉर्मल हेयर क्या है, यानी कि वांटेड हेयर कौन से हैं और अनवांटेड हेयर कौन से। वांटेड हेयर में हम सबको हमारे सर पे बाल चाहिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे आईब्रोज हों, हमारे आई लैशेस हों, ये वांटेड हेयर है। अनवांटेड हेयर वो हैं जो हम नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि वो हम बाल इसलिए नहीं चाहते क्योंकि समाज में प्रचलन है कि वो वाले बाल हमें मंजूर नहीं है, या आपको खुद को लगता है कि नहीं, काश मेरे ये बाल नहीं होते, मुझे नहीं चाहिए, या फिर आपको गलत फहमी है कि वो जो बाल हैं वो आपको नहीं चाहिए पर वो कुदरती सही बाल हैं। जैसे कि आपके नाक के अंदर बाल होते हैं, कुदरत ने वो बाल दिए हैं, वो वांटेड हेयर है। वो इसलिए क्योंकि नाक एक फिल्टर है और आप सांस लेंगी तो मिट्टी के कण बाहर फिल्टर आउट हो जाएं। फिर दूसरी तरफ आप देखिए ना, अगर आई लैशेस के बाल आपके नहीं होंगे तो मिट्टी आएगी, तो ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए है। बाल जो हैं वो हमारी खूबसूरती का प्रतीक हैं, जब वो सर के बाल खास हो। कोई नहीं चाहता कि उस सर के बाल उसके कम हो, उसमें गंजापन आए, बॉल्डनेस आए, तो वो तो हम सब लोगों को चाहिए। अब जैसे पुरुष है, पुरुष के वांटेड हेयर में उसको दाढ़ी के बाल चाहिए। अब अगर उसके बाल हम अनवांटेड कह दें और वो उसको रिमूव कर ले तो वो वांटेड से अनवांटेड हेयर हो गए। अब ये हो सकता है ना कि उसको क्लीन शेवन रहना है इसलिए उसके लिए वो अनवांटेड है, पर उसको दाढ़ी रखनी है तो उसके लिए वांटेड है, उसको दाढ़ी को किस स्टाइल से रखना है उसके लिए वांटेड है। अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो महिलाओं का जो अनवांटेड हेयर है वो समझते हैं कि वांटेड हेयर कौन से हैं। सर के बाल, आईब्रोज के, आई लैशेस के। अनवांटेड हैं जो कि हमारे साइड बर्न्स में हो रहे हों, अपर लिप में, लोअर लिप में, चिन में, नेक में, यहाँ तक कि चीक्स पर, छाती पे, पीठ पे, खासकर निचली पीठ पे, ब्रेस्ट पे, स्तन पे, निपल्स के खासकर आसपास, नाभि के आसपास, ये अनवांटेड है। कई लड़कियों की तो टांगों में, हाथों में भी काफ़ी घने बाल होते हैं, स्पेशली थाइज में, जो कि अनवांटेड है। अब कई लोगों को ये भ्रम होता है कि जो चेहरे पे बहुत महीन बाल भी है ना, जैसे बेबी हेयर, वेललेस हेयर बोलते हैं, वो भी उनको नहीं चाहिए, वो उनके लिए अनवांटेड हेयर है। अब वो तो कुदरत ने सर से पैर तक शरीर की प्रोटेक्शन के लिए, चमड़ी की प्रोटेक्शन के लिए, और जो बाल होते हैं ना उसकी जड़ के अंदर ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो नेचुरल ऑयल्स देते हैं, इसीलिए तो हमारी चमड़ी यंग रहती है। तो वो जो है वो शरीर के बचाव के लिए, चमड़ी के बचाव के लिए, स्किन की नेचुरल मॉइस्चराइजेशन, लुब्रिकेशन के लिए बनाए हैं। तो वो महीन बाल किसी के चेहरे पे हो सकते हैं, किसी के माथे पे हो सकते हैं, किसी के इधर हाथों में हो सकते हैं, किसी के नहीं हो सकते। ये नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम अपने माता पिता से इनहेरिट करते हैं। पर क्या इन सब बालों को रिमूव करने से, जो कि बेबी हेयर है, कोई फ़ायदा होगा? हाँ, जिसको लगता है उसको फ़ायदा होगा, पर ये भी होता है कि कई बार हम उनको रिमूव करते हैं और हमको उनकी जड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, चेहरे पे या उस स्किन की जगह पे एलर्जी या रैश हो जाती है, पित्त सी निकल आती है, तो कई नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या परमानेंट हेयर रिमूवल है और कौन से टेम्पररी। परमानेंट यानी सदा के लिए हमने बाल हटा दिए, और देखा जाए तो परमानेंट हेयर रिमूवल कुछ बना नहीं है, टेंडिंग टुवर्ड्स परमानेंट, यानी हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये कभी भी बाल नहीं चाहिए। फिर भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि ये बाल जो हैं ये कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो परमानेंट हेयर रिमूवल जो होता है उसमें आम तौर पर 2 साल तक की छुट्टी दे दी जाती है कि हाँ भाई 2 साल तक ये बाल नहीं उगेंगे, इसके बाद भी नहीं उगे तो आपकी खुशनसीबी। पर अगर उसके बाद उग गए तो आप ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट हेयर रिमूवल मैंने नहीं करा था डॉक्टर, ये तो वापस बाल आ गए। देखिए ना, कई बार जब हम परमानेंट हेयर रिमूवल की बात करते हैं तो हम उस बाल को जड़ से ही जलाना चाहते हैं,
जड़ ही ख़त्म करना चाहते हैं। कई बार उसकी जड़ पूर्ण तरह ख़त्म नहीं होती, वो कमज़ोर हो जाती है, तो 2 साल बाद भी कई बार बाल उसमें से उगाते हैं। कई बार उसकी जड़ आधी डैमेज होती है, तो मोटे जो बाल हैं वो पतले महीन की तरह बाहर आते हैं। तो परमानेंट हेयर रिमूवल कायदे से कोई चीज़ है नहीं, कोशिश है कि चलो परमानेंट चाहिए तो परमानेंट बन सके। परमानेंट हेयर रिमूवल के बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, तो पहले बात कर लेते हैं टेम्पररी हेयर रिमूवल। टेम्पररी हेयर रिमूवल अधिकतम औरतें इनके बारे में जानकारी रखती हैं, यानी हमने बाल निकाले और कुछ दिनों बाद वो बाल फिर से वापस आ जाएंगे। हेयर ग्रोथ की स्पीड पे डिपेंड करता है, किसी के बाल जो हैं वो 30 दिन पर, किसी के 3 हफ्ते पर, किसी 4 हफ्ते, किसी 8 हफ्ते पर वापस आ जाते हैं। अब जो टेम्पररी हेयर रिमूवल है उसमें आईब्राउज की जैसे हम बाल निकलवाते हैं तो थ्रेडिंग करते हैं। दूसरा तरीका है हम ट्वीज़र यूज़ करते हैं, यानी प्लकर यूज़ करते हैं और खींच के बाल निकालते हैं। थ्रेडिंग में भी खींच के जड़ से बाल निकालते हैं। और जो हमारा तरीका है इपाइलेशन का या वैक्सिंग का, उसमें भी जड़ से बाल निकल रहे हैं। पर अगर इपाइलेटरी क्रीम यूज़ कर रही है, यानी कि चेहरे पे क्रीम लगाई और बाल मुरझा गए, झड़ गए, पर वो जड़ से नहीं गए, तो जब आपने शेविंग करी, इपाइलेशन क्रीम यूज़ करी, तो बाल जड़ से नहीं निकले, अगले दिन ही बाल निकलने शुरू हो जाते। पर अगर आप प्लकिंग, थ्रेडिंग, ट्वीजिंग, वैक्सिंग या इपाइलेटरी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो जड़ से निकल रहे हैं, तो बाल निकलेंगे, चाहे 3 हफ्ते बाद, चाहे 4 हफ्ते, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने पर भी, पर वो यकीनन निकलेंगे, क्योंकि हमने जड़ उखाड़ी है, हमने जड़ जो है उसमें वापस नया बाल का कण बनने की उम्मीद नहीं हटाई है, वो हमने नहीं डैमेज करी है। तो आपके बाल के स्पीड पे ग्रो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। भ्रम है कि अगर हमने वैक्सिंग कराई तो हमारी जो थिकनेस है, डेंसिटी है बालों की, दोनों, यानी जो मोटा बाल था वो पतला हो जाएगा, और अगर 100 बाल थे तो 100 की जगह 50 ही बाल वापस आएंगे। ये थिकनेस और डेंसिटी दोनों कम हो जाएगी, ये सही बात नहीं है। थिकनेस और डेंसिटी दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के बाल ग्रो करने में ज़्यादा समय लगता है तो और कोई इंतज़ार तो करता नहीं है। जिसको अनचाहे बाल चाहिए, आधे भी आ गए, थोड़े भी आ गए, हम फिर से 1 महीने बाद, 3 हफ्ते बाद, 1.5 महीने पे जाके वैक्सिंग करा लेते हैं, तो हम इंतज़ार ही नहीं करते। यदि आप 6 महीने इंतज़ार करें लगातार वैक्सीन के बाद, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये तो वापस ही उसी तरह से बाल आ गए, उतने ही मोटे और उतने ही डेंसिटी में, उतने ही नंबर में। शेविंग के साथ ये माना जाता है बिल्कुल उल्टा, शेव करोगे तो बाल ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और जो पतले बाल भी थे वो भी मोटे हो जाएंगे। ये भी गलतफहमी है भाई, इसलिए क्योंकि बाल जो कोर्स हैं, मोटे हैं, आप उन्हीं को हटा रहे हैं। जो साथ में बारीक बाल हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके अंदर एज अ महिला कोई ना कोई तकलीफ़ या हार्मोन डिसऑर्डर होगा ही ना, जो साथ साथ काम कर रहा है, जो कि महीन बालों को मोटा बना रहा है अनचाही जगह पे। तो उसके कारण और नए बाल पतले बालों से मोटे, थिक, कोर्स, गाढ़े, घने बाल बन रहे हैं। इसमें शेविंग का कोई रोल नहीं है। फिर ये भी कहते हैं कि आप शेविंग करोगे तो जो बाल हैं वो रफ़ हो जाते हैं। जब हम ऐसे करके उल्टी डायरेक्शन में हाथ फेरते हैं तो कोर्स हैं और वो रफ़ हो गए और शार्प हो गए। नहीं, वो सिर्फ ब्लेड का कमाल है। आप उसको 3, 4, 5 दिन ग्रो करने दीजिए, उसके बाद फील करिए, वो आपका फील हट जाएगा। अगर आप बालों को कैंची से भी काटेंगे ना तो भी आपको वो बालों के एजेस रफ़ दिखेंगे। 2 दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो वापस सॉफ्ट हो गए। तो ये एक मिथ्या है। परमानेंट हेयर रिमूवल के कई तरीके हैं। परमानेंट हेयर रिमूवल के जो तरीके हैं उसमें एक है इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा है लेज़र। कायदे से जैसे मैंने बताया, परमानेंट शब्द ही नहीं है। पहले क्या होता था कि जो हेयर रिमूवल के डॉक्टर्स थे और जो कॉस्मेटिक क्लिनिक्स थे वो कहते थे हेयर रिमूवल पैकेज ले लीजिए, हम सारे हेयर रिमूव कर देंगे जिस बॉडी पार्ट का आप चाहते हैं, उसके बाद हम आपको लाइफ टाइम गारंटी देते हैं कि आप मेंटेनेंस के लिए आ सकती हैं अगर कभी भी बाल वापस ग्रो हुए। अब उन्होंने बंद कर दिया है।
वो कहते हैं आप अपना हेयर रिमूवल कराइए, आप मेंटेनेंस पैकेज ले लीजिए अलग से, क्योंकि वापस तो बाल आएंगे ही बहुत लोगों के, कभी ना कभी देर सवेर। और जिसको हार्मोन डिसऑर्डर है, आपने 100 बाल, कोई मार्क तो कर नहीं सकता, आपने 100 बाल को ट्रीट करा, अब 100 और नए आ गए, 15 और नए आ गए, तो वो पुराने वाले थे कि नए वाले थे, नए वापस कन्वर्ट होके आए हैं, अब 115 हो गए हैं, आप गिनती तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए कोई भी आपको गारंटी नहीं देता, कोई भी आपको लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस नहीं देता, और उल्टा कहते हैं आपका हमने इतना सेशन करना था, इतना सेशन हो गया, जो रिजल्ट आए वापस बाल आएंगे तो बताना, अगर आएंगे तो फिर मेंटेनेंस ले लेना। देखिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, चाहते तो हम बहुत कुछ है। फिर एक और सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज़ है और लेज़र क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोलिसिस वो है जो पहले हेयर रिमूवल के लिए यूज़ करते थे, कि बाल को उठाते थे और बाल की जड़ के अंदर एक सुई डालते थे और करंट पास करते थे, और वो बाल वहाँ पर जल जाता था, तो वो बाल ख़त्म। पर इलेक्ट्रोलिसिस की सुई यदि बाल की जड़ में नहीं गई और आपकी चमड़ी पर लग गई, तो वहाँ पर एक काले रंग के तिल जैसा पिगमेंटेशन जैसा धब्बा छूट जाएगा। इसके चलते बहुत ही शफा चाहिए, और शफे वाले हाथों में भी दाग धब्बे रह जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए जो ट्रेंड था वो छूट गया, वो ऑब्सोलीट हो गया, उसको कोई नहीं करता आमतौर पे। अब आए लेज़र। लेज़र भी जो थे 2 किस्म के आए। अब लेज़र 2 नहीं, बहुत किस्म के हैं। Nd:YAG है, आर्गन लेज़र है, कार्बन लेज़र है, डायोड लेज़र है, लेज़र तो बहुत हैं, पर हेयर रिमूवल में Nd:YAG और डायोड लेज़र का इस्तेमाल होता है। Nd:YAG वो लेज़र है जो कि पहले यूज़ होता था और अभी भी यूज़ होता है। Nd:YAG लेज़र जो है वो आपके बाल रिमूव करेगा और अच्छे से करेगा, सक्सेसफुली करेगा, पर उसमें दर्द होता है। जब उसकी लेज़र की बीम शूट करते हैं तो जहाँ जहाँ पे वो बीम शूट होती है वहाँ पे एक प्रिक होती है, और ख़ासकर जो प्रिक होती है वो प्राइवेट पार्ट्स में, कोमल जगह पे, और जहाँ हड्डी होती है, जैसे कि आपकी टांग है, काफ है, उस पे शिन है, वो हड्डी है, या कोनी है, या बाजू है, यहाँ पर, या जॉ लाइन है जहाँ हड्डी है, वहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है, और एक डीप सीटेड बोन में दर्द भी रह जाता है। तो उस बोन के दर्द को कम करने का तो कोई तरीका नहीं है, पर अगर कोई डेलिकेट पार्ट है जहाँ दर्द हो सकती है, जैसे कि ब्रेस्ट के आसपास या प्राइवेट पार्ट्स में, तो वहाँ पे जो लोग बाल रिमूव कराना चाहते हैं, लोग वहाँ पे एनेस्थीसिया की क्रीम, लोकल एनेस्थीसिया की क्रीम वगैरह लगा देते हैं, फिर भी दर्द पूर्णतः नहीं जाती। आइस पैक भी लगाते हैं, कूलिंग भी करते हैं, पर उसका मेथड ही है। बहुत सक्सेसफुल ये लेज़र है, पर उसके बाद इजाद हुआ कि क्या हम कोई ऐसा लेज़र ला सकते हैं जो कि हीट के बेसिस पे काम करे, जिसमें प्रिक यानी दर्द महसूस ना हो, पर सिर्फ गर्माहट से हो। अब वो काम करता है स्वीपिंग मूवमेंट्स के साथ और गर्माहट के साथ। अब अगर उसकी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको जल सकता है वो एरिया, और ब्लिस्टर हो सकता है। ब्लिस्टर तो पेन वाले से भी हो सकते थे, पर इसमें ज़्यादा लाइकली है। इसमें कोल्ड पैक वगैरह देना, यानी कि आप तो गर्मी से ही मार रहे हो बाल को, अब आप उस पर कोल्ड पैक दे रहे हो, तो वो जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, पर इसमें दर्द नहीं होता। अब इसका भी कराने के बाद, पेन फ्री वाला कराने के बाद भी लेज़र के कई बार ना वहाँ पर बाल तो रह जाते हैं। अब एक पूरा हाथ है, एक बाल यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया, एक, अब ये 3 बाल हैं या ऐसे 50 बाल हैं, तो ये जो बाल हैं इनके ऊपर क्या पूरा फेरेंगे हम पेन फ्री वाला? आमतौर पे नहीं। तो पेन फ्री वाला या तो पल्स केवल उस जगह लगाया जाए, और उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, खासकर जब इक्के दुक्के बाल चेहरे पर होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पर लाइट मारें जो जगह नहीं है। 1 बाल 2 बाल हैं, हमें आसपास के बालों को लाइट नहीं मारनी है, तो हम क्या करेंगे, हम पेनफुल वाला इस्तेमाल करेंगे उसी जगह पर लाइट मारने के लिए जहाँ पर बाल है। अब इतना छोटा बाल है, उसके साथ ज़रूरी तो नहीं है ना कि आसपास के बाल ना इफेक्ट हो। अब अगर हम बार बार ऐसे कर रहे हैं, चाहे पेनफुल चाहे पेन फ्री, और वो नहीं जा रहा बाल, तो हम उसका साइड इफ़ेक्ट भी कर रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट ये है कि सब, जैसे कि आपका चेहरा है और चेहरे पे महीन बाल है, आपको नहीं चाहिए,
अब आपकी जिद है, आपको डॉक्टर समझा रहा है कि लेज़र मत कराओ, इलेक्ट्रोलिसिस मत कराओ इस पे, क्योंकि आपको नुकसान होगा। आप पूछेंगे क्या नुकसान होगा? जी असर नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा, मेरा पैसा लग रहा है, मुझे करवाना है। फिर भी आपको वो मना कर रहा है। वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? वो आपको कह रहा है कि जहाँ बहुत महीन बाल होते हैं, कई बार हम जब वहाँ पे करंट देते हैं तो उल्टा वो बाल महीन और छोटे होने की बजाय महीन और लंबे लंबे बनने लगते हैं। कई बार तो वहाँ पे थोड़े से मोटे बाल भी आ जाते हैं। तो फिर फायदा है कि नुकसान है, ये डॉक्टर पे छोड़ें। अपने शरीर को पहचानें, अपने शरीर से प्यार करें, उतनी चीज़ कराएं जितनी वाकई में साइंस ने उसको सक्सेस पाया। अब देखिए ना, बाल जितना काला होगा, जितना मोटा होगा, है ना, उतना ज़्यादा असर लेज़र करेगा बाल रिमूव करने में। जितना पतला होगा, जितना छोटा होगा, जितना महीन होगा, उतना कम करेगा। तो अगर गोरी चमड़ी पे काले बाल हैं तो असर जल्दी होगा, काली चमड़ी पे काले बाल हैं असर लेट होगा। गोरी चमड़ी पे काले बाल हैं और खासे मोटे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी असर होगा। काली चमड़ी पे महीन बाल हैं, चाहे वो हल्के काले हैं, तो असर बहुत कम होगा। तो हर चीज़ का नफ़ा नुकसान है। लेज़र में भी एडजस्टमेंट्स हैं और अलग अलग किस्म के लेज़र हैं जो कि गोरी चमड़ी पे ज़्यादा अच्छा करेंगे। आपके मेरे गोरेपन की बात, हमारे ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं केवल, मैं तो बिल्कुल वेस्टर्न स्किन पे बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल दूध जैसे गोरे होते हैं और फिर उन पे ग्रे हेयर, मतलब उन पे ब्लैक हेयर आते हैं। और ज़्यादा लेज़र करने से कई बार जो बाल नहीं मर रहे होते, वो बाल मरते तो नहीं हैं, उनके आसपास बाल ग्रो उल्टा कर जाते हैं, और जिस बाल को हम मारने की कोशिश कर रहे थे वो मरने की बजाय सफ़ेद रंग का बाल बन के निकल आता। ल्यूको ट्राई किया, उल्टा। तो कभी कभी आप देखेंगे मैंने लेज़र ट्रीटमेंट कराया, यहाँ पे तो सफ़ेद बाल आ गए, मेरे हाथ पे सफ़ेद बाल इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में कैसे आ गए? तो ये सारी बातें समझने की हैं। फिर घरेलू नुस्खे भी हैं। घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो भी टेम्पररी होते हैं। जैसे कि हमने स्क्रब इस्तेमाल कर लिया, हमने होममेड हनी बेस्ड कोई पैक या वैक्स बना ली, इस सब में बाल आएंगे। ज़्यादा घरेलू नुस्खे करें तो उसके भी नुकसान है, क्योंकि कई बार हम वहाँ के बाल, खासकर महीन बाल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी के पीठ पे बहुत महीन बाल है और उसने वहाँ पे ज़्यादा घरेलू नुस्खा किया या मार्केट से जाके वैक्सिंग करा ली पार्लर से, तो वो जो बाल के जो रूट्स हैं उसमें इरिटेशन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को रैश हो जाता है, कईयों को वहाँ मुहासे हो जाते हैं, कईयों को तो पूरी पीठ में पिंपल हो जाते हैं और कईयों को तो पस के पॉकेट्स हो जाते हैं। तो अपने नफ़े नुकसान समझिए। वैक्सिंग का भी कई बार साइड इफ़ेक्ट होता है कि अगर वैक्सिंग ठीक डायरेक्शन में नहीं करी गई है, बाल करेक्ट तरीके से नहीं निकाला गया, तो बाल जब बाहर निकलना चाहता है तो वो इनग्रोइंग हेयर, अंदर ही अंदर बाल फंस जाते हैं, कई बार उनमें फिंसियाँ हो जाती हैं, कई बार वो बाल के जितने हेयर ओपनिंग्स हैं वो रफ रफ दिखने लगते हैं। तो ये सारी बातें हैं, कोई भी फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। और लोग चेहरे पर भी वैक्सिंग कराते हैं, चाहे वो कटोरी वैक्स है, चाहे वो नॉर्मल वैक्स है। आप ये देखें आपको सूट क्या करता है और उतने को ही कराएं जितनी आवश्यकता है। अगर आपको अनचाहे बाल लग रहे हैं, सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं। स्किन डॉक्टर को ही नहीं, आप गायनी डॉक्टर को भी दिखाएंगे, क्योंकि गायनी डॉक्टर आपको ये बताएगा कि पीछे की तरफ से कोई हार्मोन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरीज की तरफ से, थायराइड की तरफ से, एड्रिनल्स की तरफ से, एंड्रोजन ज़्यादा तो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा तो नहीं है, आपके PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तकलीफ तो नहीं है। यदि है तो चलो पहले उसको ठीक करते हैं, क्योंकि हम एक तरफ इलाज करना चाहेंगे और उसको रोकेंगे, हार्मोन को ठीक करेंगे या उसको कंट्रोल में लाएंगे, तभी तो नए बाल नहीं बनेंगे। आप जाके कराई जा रही हैं इलाज और नए बाल बनते ही जा रहे हैं, तो ये तो एक मुहिम ही हो गई ना, मैं कराती जा रही हूँ नए बनते जा रहे हैं, मैं कराती जा रही हूँ नहीं। आप हिम्मत हार देंगी, आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, आप डॉक्टर से मायूस हो जाएंगी,
जाएंगी और अपने आप से भी मायूसियत पाएंगी। तो डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि अगर हार्मोन इम्बैलेंस था तो जो हुआ वो ख़त्म हुआ कि नहीं, क्या ये अभी भी चल रहा है, क्या ये वापस फिर आ जाएगी, मुझे कोई साथ में दवाइयाँ भी खानी है कि नहीं, सिंपल दवाइयाँ खानी है, हार्मोनल दवाइयाँ खानी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खानी है, क्या खाना है, ये सारी बातें ज़रूरी हैं। कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो चेहरे पर मुहासे वगैरह लाती है, पिंपल एक्ने लाती है, वो बाल भी लाती है। यदि आप खासे मोटे हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा हेयर हो सकते हैं, और अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो कई बार वो आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम देता है, और न केवल चेहरे पे बाल आते हैं पर सर से बाल उड़ने भी लगते हैं। और जब मेनोपॉज होता है या मेनोपॉज के आसपास का समय होता है तो भी कई महिलाओं जिसमें कभी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं थी, उनके चेहरे पर इधर उधर बाल आने लगते हैं। वो अनचाहे बाल हैं, उनका भी इलाज किया जा सकता है। कुछ क्रीमें भी लगाने को दी जाती हैं जिससे कि वो लेज़र वगैरह बेशक ना कराएं, पर वो जो बाल हैं क्रीम लगाने से महीन हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उसको कुछ समय लगाते रहना पड़ता है। ये सब क्या है कि जो फीमेल है, हर फीमेल में मेल और फीमेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन का रेशो होता है, एक बढ़ता है एक घटता है। तो ये जो बैलेंस है ये तालमेल मिलाना होता है। आप सबके साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अनेक लोगों के साथ आप इसे शेयर करें। यदि मेरा शो पसंद आया है तो आप सबकी लाइक्स, अप्रिसिएशन की इच्छा हमेशा ही रहती है। यदि आप में से कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे पूछना चाहते हैं, मैंने सबको बताया कि आप लोग मेरे साथ टेलीमेडिसिन द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। 9999 आप कनेक्ट करिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ डालिए, प्रॉब्लम बताइए, मेरी क्लिनिक से आपको संपर्क किया जाएगा और आपको ज़रूर ही दुरुस्त इलाज मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पे व्हाट्सएप कॉल भी करी जाएगी। आप अपनी तस्वीरें भेज सकती हैं, डॉक्टरी पेपर्स भेज सकते हैं, जो इलाज चल रहा है वो भेज सकती हैं, दवाइयों की तस्वीरें भेज सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, शब खैर।